हाँ जी बच्चों, अब हमारे छोटे छोटे से टॉपिक रह गए, उसको कर लेते हैं। अब हमने वो तो पढ़ लिया, रेगुलेशन ऑफ किडनी, वो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। किडनी का तो पढ़ लिया हमने, पूरा चैप्टर में यही था, किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, यूरिन फॉर्मेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी और मैकेनिज्म, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स, उसमें क्या क्या है तुम जानते ही हो, ये भी सिंपली टॉपिक है। लंग्स का काम है, जो क्या रिमूव करते हैं लंग्स? गंदी हवा, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। लिवर हो गया और स्किन, ठीक है। तो लंग्स क्या रिमूव करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स भी होते हैं साथ में, अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट। और लिवर, जिसको कि हम लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, तुम्हारे में वो चैप्टर है नहीं, उसमें दिया हुआ है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी। क्या क्या स्क्रीट करती है ये देख लो, क्या क्या है। बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, जिसमें बिलीरुबिन है और बिलीवर्डिन है। बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स, ये सब लिवर स्क्रीट करता है ब्लड में, ठीक है। जो फिर हम फिल्ट्रेट के थ्रू, मतलब फिल्ट्रेशन के थ्रू ले आते हैं यूरिन में, फिल्ट्रेट के अंदर, फिर ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्किन के बारे में। स्किन में बच्चों एक तो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम स्यूडोरिफरस ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, जो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, जो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं उन्हीं को बोलते हैं स्यूडोरिफरस ग्लैंड्स। और इनको हम ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ये वाली, ये ऑयल ग्लैंड्स के नाम से भी हैं, ऑयल ग्लैंड, जिनको हम बोलते हैं सिबेशियस ग्लैंड्स। तो ये स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, ये सीबम प्रोड्यूस करते हैं, ऑयली मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं सीबम। समझ आई? सीबम, बॉडी बिल्डर में एक सीबम। अच्छा बॉडी बिल्डिंग में, अच्छा बॉडी बिल्डिंग में कैसे? ये वो नाम है, अच्छा चलो। स्वेट में क्या क्या प्रेजेंट है बच्चों, देखो। एक तो है NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये तीन चीज तो है ही है। कभी कभी स्वेट मुंह में आ जाता है तो नमकीन नहीं लगता, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NaCl, क्योंकि नमक प्रेजेंट होता है, तो एक्स्ट्रा नमक, हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा NaCl इसके थ्रू बाहर आता है। इसके अलावा हमें कूलिंग इफेक्ट भी देता है स्वेट, है ना। तो प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी, जो पसीने का काम जो होता है, ठीक है। तो ये रिमूव करता है और बाकी ये है, राइट। और इसमें देखो सीबम में क्या क्या है, स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस, ये प्रेजेंट होंगे, स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस, एंड इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करता है स्किन को ये सीबम, क्लियर। इसका रोल ये है, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है और ये रिमूव करता है। सम नाइट्रोजनस वेस्ट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा, हमारे सलाइवा में भी होते हैं थोड़े नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके थ्रू भी हम निकालते हैं, क्लियर हो गया ये? चल नहीं बच्चे नहीं, फिजिक्स की क्लास है आज, अच्छा चलो ठीक है, फिर जा सकते हो तुम बच्चों, करना है आगे, चलो कोई नहीं बेटा, हाँ ठीक। अब हमारा एक टॉपिक है ये मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। इस पे ना अब आपको एग्जाम में भी, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में दे देते हैं कई बार 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लक्स। मिक्चुरेशन रिफ्लक्स बोल देते हैं, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लो, फिर रिफ्लक्स देखना, एक मिनट क्या लिखा है, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स है बच्चों ये, रिफ्लेक्स, रिफ्लक्स नहीं बोलते, रिफ्लेक्स का मीनिंग ही कुछ और हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स है।
micturition reflex, right? 1 to 1.5 लीटर यूरिन इज एक्सक्रीटेड पर डे। इतना यूरिन मैंने बताया ही था तुम्हें। 20 to 25 ग्राम यूरिया इज एक्सक्रीटेड, ये पूछ लेते हैं कितना अमाउंट यूरिया का एक्सक्रीट होता है पर डे। एंड यूरिन इज लाइट येलो एंड स्लाइटली एसिडिक, दैट इज pH इज 6.0, स्लाइटली एसिडिक होता है यूरिन। अब हम देख लेते हैं ये प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है? तो चलो, जब इसमें एनसीईआरटी भी एक बार ना रीड कर लेना, बाद में ये मैं पढ़ा देती हूँ तुम्हें, पूरा मैकेनिज्म समझा देती हूँ, बस वही चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ। क्या होता है जब ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन आ जाएगा, मतलब उसमें लिखा फिल्ड विद, एक्चुअली ज़रूरी नहीं है पूरा भरने के बाद ही, ठीक है? कम हाफ होने से भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स मैसेज भेज देते हैं सीएनएस को, ठीक है? तो ये देखो, ये जब यूरिन इसमें आएगा तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगे होते हैं किसकी वॉल पर? यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पर। वो यहाँ पर सिग्नल भेजते हैं सीएनएस को, दिख रहा है? सीएनएस को सिग्नल भेज रहे हैं कि ब्लैडर फिल हो गया है, ठीक है? मतलब इट सेंड्स एन अर्ज टू पास द यूरिन, ठीक है? तो ये जब इसको सिग्नल भेजेगा सीएनएस को, फिर सीएनएस आगे ये मोटर सिग्नल भेजेगा इसको, इसके मसल्स को, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स को। यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स बनी होती हैं स्मूथ मसल्स की, ठीक है? स्मूथ मसल समझ गए? वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है? बोलो। इनवॉलंटरी, करेक्ट करेक्ट। तो ये इनवॉलंटरी है, लेकिन क्या ऐसे थोड़ी होता है कि एकदम से ब्लैडर भर गया और साथ ही यूरिन पास हो गया? हम अपनी इच्छा से जाते हैं, अगर कंफर्टेबल हैं तो गए, नहीं है तो थोड़ी देर बाद रोक लिया, फिर चले गए, है ना? तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है? देखो, हमारी बॉडी में ही मैकेनिज्म है उसके लिए। एक फिट बंदे के लिए, एक नॉर्मल बंदे के लिए क्या मैकेनिज्म है? यहाँ पर ना ये वॉल के अंदर, यहाँ पर यूरेथ्रा जहाँ पे है, यहाँ पर इसकी वॉल के अंदर ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर लगे हुए हैं। ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर ये वॉलंटरी होते हैं। जब ये तो एक तरह से जब सिग्नल भेजता है, सिग्नल तो भेज दिया इसने, लेकिन ये जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, ठीक है? वॉलंटरी है, ये वाले वॉलंटरी हैं। ये वॉलंटरी, ये तुम जानते हो इनवॉलंटरी मसल्स हैं। तो जब ये रिलैक्स होंगे, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी यूरिन रिलीज के टाइम, और ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है ये रिलैक्स होंगे टू पास द यूरिन। समझ में आ गई? ये 2-3 चीजें हैं बच्चों, लाइन में ध्यान से पढ़ना। स्मूथ मसल्स होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहाँ मैसेज भेजते हैं, फिर सीएनएस कहाँ पे मैसेज भेजता है, तो ये सारी चीज़ें। ये मोटर मैसेज भेजता है, मोटर सिग्नल भेजता है किसको? ये यूरिनरी ब्लैडर को। फिर वहाँ पर जब स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, मतलब यहाँ ये लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा ही हुआ है मैंने सारा ये प्रोसेस। When urine is stored in urinary bladder, it stretches. Stretch receptors on wall of urinary bladder send signal to the CNS, and CNS passes voluntary motor message. ये voluntary है बच्चों, voluntary motor message to initiate contraction of urinary bladder and relaxation to urethral sphincters. ये देखना, रिलैक्सेशन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ध्यान रहे। ये रिलैक्सेशन है और वॉलंटरीली रिलैक्स करते हैं हम यूरेथ्रल स्फिंक्टर को जब यूरिन पास करना होता है, जब हम कंफर्टेबल पोजीशन में होता है। भी चलो अब क्लास चल रही है, क्लास के बाद जाते हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना? कि नहीं जाना है ना? नहीं ब्लैडर भर गया, ऐसा तो है नहीं। तो जब हमें लगता है, जब हम चाहते हैं, तो वो हमारी मतलब वॉलंटरी एक्टिविटी है। हो गया क्लियर ये? हाँ जी बच्चों, बोलो जल्दी बोलो, क्लियर? इसके अलावा हाँ, एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड मैलफंक्शनिंग ऑफ किडनी, जैसे प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया, इस कंडीशन को हम बोल देते हैं ग्लाइकोज़ूरिया। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज कॉल्ड एज कीटोन्यूरिया, और ये क्या है? इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस।
यूरिन का एग्जामिनेशन कराते हैं ना, अगर ये मिल गया तो इसका मतलब डायबिटीज मेलिटस है। ठीक है, क्लियर है। अब छोटू सा लास्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। पढ़े? कोई और टॉपिक तो नहीं बचा? सारे हो गए ना? चल, इसमें फर्स्ट है यूरीमिया। यूरीमिया बच्चों इससे कंफ्यूज मत करना, ये था ग्लाइकोज्यूरिया, ये है यूरीमिया। इसका मतलब होता है यूरीमिया का कि एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। अगर किडनी का फंक्शन ठीक से ना करे, काम करना बंद कर दे, तो यूरिया कैसे निकलेगा? एक्यूमुलेट होगा ना बॉडी के अंदर, तभी बोल देते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं अगर किडनी ना ही काम करे तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, राइट। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है बच्चों, जब किडनी काम नहीं करती ठीक से तो क्या करते हैं? सुना होगा तुमने, डायलिसिस का नाम सुना है? तो ऐसे केस में बोल देते हैं हम हीमोडायलिसिस। इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय हीमोडायलिसिस। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं ये देखो, ब्लड इज ड्रेन्ड आउट ऑफ एन आर्टरी। ध्यान होगा, रीनल आर्टरी आती है ना वो लेकर के, रीनल आर्टरी, और उसमें क्या डालते हैं हम? एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं जिसका नाम है हेपरिन। ये ध्यान रखना, हेपरिन डाल देते हैं उसमें। ये मैं आगे डायग्राम के थ्रू ही बताऊंगी तुम्हें। हेपरिन डाल देते हैं उसमें ब्लड के अंदर, जिसको बाहर निकाला ना ताकि जम ना जाए, इसलिए डाल देते हैं। एंड पम्प्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट, दैट इज आर्टिफिशियल किडनी। फिर वहां से ये ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद यूरिया बाहर निकल गया, फिर वही वाला ब्लड वापस चढ़ा देते हैं। मतलब आर्टरी से निकाला, वेन के थ्रू चढ़ा दिया, आर्टरी से निकाला, वेन के थ्रू चढ़ा दिया। ये बात समझ में आ गई ना? ये देखो थोड़ी और बेटर तरीके से समझ लोगे। बंदे की बाजू से निकाल लिया, आर्टरी से ले लिया, इसमें हेपरिन इंड्यूस कर दिया, ये देखो हेपरिन डाल दिया इसके अंदर, और फिर ये सारा तुम देख रहे हो, ये डायलाइजिंग यूनिट है। डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं है, बाकी प्लाज्मा की तरह होता है, ये यूरिया नहीं है। और इसके अंदर ये एक सेलोफेन ट्यूब है, ये सेलोफेन शीट, मतलब सेलोफेन मेम्ब्रेन है, इसकी सेलोफेन मेम्ब्रेन की ट्यूब है ये वाली, जो जिसके अंदर से ये ब्लड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर्टरी के थ्रू ब्लड आया, हेपरिन डाल दिया, और यहाँ से क्योंकि इसके अंदर तो यूरिया है और बाहर नहीं है, तो अपने आप ही यूरिया बाहर आएगा ना, ये देखो मैंने दिखा भी रखा है, यूरिया बाहर आ रहा है, ये सारा ट्यूब के अंदर से बाहर आ जाएगा। हाँ, डिफ्यूजन के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यूरिया बाहर आ जाएगा। इसीलिए इसमें यूरिया नहीं लेते, नहीं तो फिर नहीं होगा, इसमें यूरिया नहीं है, तो इसके अंदर बाहर आ गया। अब ये वापस से फिर हम इसमें वेन के थ्रू चढ़ा देते हैं, साथ में थोड़ा एंटी हेपरिन डाल देते हैं ताकि बॉडी का नेचुरली कोगुलेंट हो, मतलब बॉडी के अंदर या तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाँ इसको एंटी हेपरिन डाल देते हैं ताकि ये जो हमने डाला था ना इसको खत्म करने के लिए, तो इसको न्यूट्रलाइज करना। हेपरिन डाला क्यों? जमे ना खून, ये हेपरिन डालते हैं ना, एंटी कोगुलेंट होता है ना, ये थिनर होता है, ब्लड थिनिंग करता है ये, तो इसीलिए डालना। अगर यही जम गया फिर आगे कैसे जाएगा, है ना? तो यहाँ पर डालते हैं बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हेपरिन क्यों डालना, तो इसीलिए एंटी हेपरिन डाल देते हैं ताकि हेपरिन को खींच लेता है, मतलब हेपरिन को खत्म कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये करते हैं हम। द ब्लड आफ्टर रिमूवल ऑफ यूरिया इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हेपरिन टू इट, मतलब हेपरिन एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर नहीं जाने देते। हैविंग सेम कॉम्पोजिशन दिस डायलाइजिंग फ्लूइड एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे जैसे कि यूरिया। आ गई बात समझ में? हेपरिन कहाँ डाला, कहाँ नहीं डाला, कहाँ एंटी हेपरिन डाला। जब वेन में जा रहा है तो एंटी हेपरिन डालते हैं, जब आर्टरी से आ रहा है तो हेपरिन डालते हैं, और ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इसके अंदर यूरिया बाहर आ जाता है। ये किस मटेरियल की बनी हुई है ये पता होना चाहिए, इसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है ये पता होना चाहिए। तो ये हीमोडायलिसिस था। अब छोटे छोटे एक दो और हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड टू इन करेक्शन ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर और रीनल फेलियर। रीनल फेलियर सुना ही होगा नाम, किडनी फेल हो गई जिसमें बोल देते हैं। तो इसमें जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं ना, वो ये भी सुना होगा, सिबलिंग या मतलब बिल्कुल क्लोज रिलेटिव की करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे?
हाँ, उसके ना, ताकि बॉडी उसको अडेप्ट कर पाए। अडेप्ट कर पाए, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको डिस्कार्ड ना करे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स मैच करते हैं। फिर ये तुम नेक्स्ट ईयर भी थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, इम्यूनो सप्रेसेंट्स और ये सारा इम्यून सिस्टम के बारे में, तो बेटर समझ में आएगा। समझ आई? तो क्योंकि क्या इम्यून सिस्टम के लिए तो बाहर की चीज़ हो गई ना वो, तो इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है। जब हम कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो इम्यून सिस्टम को अच्छा नहीं लगता ये बॉडी में कैसे घुस गया, वो तो अपनी आर्मी लेके आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन हमने तो चढ़ाया और इम्यून सिस्टम उसको कहता बाहर निकल, तो उसके लिए फिर हमें बहुत कुछ उसको इम्यूनोसप्रेसेंट देने पड़ते हैं, इम्यून सिस्टम उसका कमज़ोर करना पड़ता है। इसीलिए जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, देखा ना कितनी केयर में रहते हैं वो, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम हमने पहले ही वो कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, काम नहीं कर रहा, तो छोटी सी भी इन्फेक्शन उनकी बड़ी बन सकती है। हो गया क्लियर? देखा होगा ना, जिनके ट्रांसप्लांट होते हैं अलग से रखते हैं, उनको ये ना हो, उनको कंटामिनेशन ना हो, खाना भी ध्यान से देना, रूम में भी एंटर करो तो हाथ ना लगाओ, ध्यान से करो, ठीक है। अब आइए रीनल कैल्कुलाई। पत्थरी सुनी होगी सबने, है ना, ये एक तरह की किडनी के अंदर पत्थरी बन जाती है, स्टोन, किडनी स्टोन का नाम है, ठीक है। स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट दैट इज ऑक्सलेट्स विद इन द किडनी, किडनी के अंदर कहीं पे भी बन सकती है, कई बार तो नेफ्रॉन में ही फंस जाती है, निकालना एक चैलेंज है, मतलब पूरी सर्जरी करके निकालना पड़ता है उसको, ऐसे भी होता है। तो नेफ्रॉन में तो चांस होते हैं यूरिन के थ्रू भी निकल सकती है, ज़्यादा पानी पिला के निकाल देते हैं, कभी कभी ऐसा चांस होता है, फंस जाती है, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसमें जो ग्लोमेरुलस है उसमें इन्फ्लामेशन होगी, उसमें इन्फ्लामेशन होने के कारण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता प्रॉपर, फिर दूसरी तरह की और प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, खत्म ये चैप्टर? हाँ जी बोलो। ओके जी, चैप्टर खत्म हो गया। नाउ बिग थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। सक्षम का भी नाम ले लेती हूँ मैं। चल ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।